तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही ज़रूरी और थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक को पूरी तरह डीकोड किया जाएगा, डिजिटल प्रोडक्ट्स पर लगने वाले 2026 के जीएसटी रूल्स। देखिए, डिजिटल टैक्सेशन के नियम कभी-कभी सच में काफ़ी ओवरवेलमिंग लग सकते हैं, लेकिन यहाँ इन सभी रूल्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और प्रैक्टिकल तरीके से समझाया जाएगा। आज की इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल सिंपल है। हम शुरू करेंगे OIDAR कॉन्सेप्ट से, फिर 18% रूल, इंडियन और फॉरेन सेल्स का अंतर, RCM, और आखिर में एक बेहद ज़रूरी कंप्लायंस चेकलिस्ट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले हिस्से की, OIDR कॉन्सेप्ट और डिजिटल डिलीवरी। अगर हम 2026 के जीएसटी रूल्स की बात करें तो सबसे बड़ा बज़वर्ड है OIDAR। इसका फुल फॉर्म है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है ना, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इसमें सिर्फ दो शब्दों पर ध्यान देना है, ऑटोमेटेड डिलीवरी और मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। यानी अगर कोई सर्विस इंटरनेट के जरिए ऑटोमेटिकली डिलीवर हो रही है जिसमें इंसानी दखल ना के बराबर हो, तो वो प्रिसाइजली इस OIDAR की कैटेगरी में आती है। अब सवाल आता है कि इसमें एक्चुअली शामिल क्या क्या है। ई बुक्स ले लीजिए या फिर कैनवा टेम्पलेट्स, डिजिटल प्लानर्स, SaaS एप्लीकेशंस, ऑनलाइन कोर्सेज और यहाँ तक कि आजकल ट्रेंड में चल रहे AI प्रॉम्प्ट्स और डिजिटल आर्ट भी। क्योंकि ये सभी प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली इंटरनेट के थ्रू डिलीवर होते हैं, इसलिए टैक्स लॉज इन्हें स्ट्रिक्टली OIDAR कैटेगरी में मानते हैं। इन मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन वाले प्रोडक्ट्स को बेचने में इंसानी मेहनत भले ही कम लगती हो, पर इनका टैक्स पेपरवर्क सच में काफ़ी ह्यूमन एनर्जी मांगता है। टैक्स की नज़रों में 100 रुपए का डिजिटल प्लानर और एक बड़ी SaaS एप्लीकेशन दोनों एक ही छता के नीचे आते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो है 18% जीएसटी का यूनिवर्सल नियम। ये 18% का नंबर अपने आप में एक रूल बन चुका है। डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी पर एग्जैक्टली यही टैक्स रेट अप्लाई होता है, जिसने डिजिटल गुड्स के टैक्स स्ट्रक्चर को एकदम डिफाइन कर दिया है। इस टेबल को ध्यान से देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चाहे एक सिंपल सी ई बुक PDF हो, कैनवा टेम्पलेट हो या फिर कोई कॉम्प्लेक्स AI टूल का सब्सक्रिप्शन, हर एक प्रोडक्ट पर एग्जैक्ट सेम 18% का जीएसटी रेट लगता है। मतलब सिस्टम प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को बिल्कुल नहीं देखता, बल्कि उसके डिजिटल नेचर को देखकर सीधा एक फ्लैट टैक्स रेट अप्लाई कर देता है। तीसरा और काफ़ी ज़रूरी पॉइंट, इंडियन वर्सेस फॉरेन सेल्स और उनके टैक्स नियम। जैसे ही ज्योग्राफिक बॉर्डर्स बदलते हैं, रूल्स पूरी तरह बदल जाते हैं। केस 1 को देखिए, जो है डोमेस्टिक सेल्स। जैसे इंडिया के अंदर शॉपिफाई पर पैन इंडिया सेल करना। यहाँ डिजिटल डाउनलोड्स के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिकली सबसे सेफ राउट माना जाता है। वहीं केस 2 में आते हैं फॉरेन सेल्स। अगर कस्टमर इंडिया के बाहर का है और पेमेंट फॉरेन करेंसी में आ रहा है, तो उसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा। इन दोनों सिचुएशंस के टैक्स ट्रीटमेंट्स बिल्कुल अलग दिशा में जाते हैं। इसको थोड़ा नंबर से समझते हैं। मान लीजिए कि हरियाणा से दिल्ली के किसी कस्टमर को 1000 रुपए का एक एक्सेल टेम्पलेट बेचा गया। अब इंटरस्टेट सप्लाई होने की वजह से इस पर 18% IGST लगेगा, जो हुआ 180 रुपए। तो फाइनल इनवॉइस कितने का बना? बिल्कुल 1180 रुपए का। ये ब्रेकडाउन बिलिंग को एकदम ट्रांसपेरेंट कर देता है। चलिए एक और क्विक एग्जाम्पल देखते हैं। एक शॉपिफाई स्टोर पर 5000 रुपए का ऑनलाइन कोर्स बेचा गया। जब इस प्राइस पर 18% जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है, तो टैक्स अमाउंट निकल कर आता है 900 रुपए और टोटल इनवॉइस बनता है 5900 रुपीज़। ये नंबर्स देखकर बिल्कुल साफ हो जाता है कि डोमेस्टिक प्राइसिंग सेट करते वक्त इस 18% टैक्स को फैक्टर इन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पर एक्सपोर्ट्स के मामले में ना एक रियल गेम चेंजर सामने आता है, जिसे हम LUT कहते हैं, यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। सोचिए, Etsy पर USA में एक $20 का कैनवा टेम्पलेट एक्सपोर्ट किया गया। अगर क्रिएटर के पास LUT है, तो इनवॉइस पर 0% जीएसटी लगता है। अप फ्रंट कोई टैक्स नहीं। लेकिन बिना LUT के पहले अपनी पॉकेट से 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा और उसके बाद रिफंड क्लेम करने के लंबे प्रोसेस से गुजरना होगा। कैश फ्लो बचाने के लिए LUT बेहद क्रिटिकल चीज है। चौथा हिस्सा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, या जिसे हम आम भाषा में RCM कहते हैं। ये RCM थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये नॉर्मल रूल्स को पूरी तरह फ्लिप कर देता है।
एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक इंडियन बिजनेस ने एडोबी का किसी फॉरेन एंटिटी से 10,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन लिया। यहाँ टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी सेलर की नहीं बल्कि बायर की खुद की बन जाती है। 10,000 पर 18% यानी 1,800 रुपए का IGST RCM के अंडर पे करना होगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि बाद में इस अमाउंट का इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC क्लेम किया जा सकता है। और आखिर में बात करते हैं अपने 5वें हिस्से की, डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए एकदम एसेंशियल कंप्लायंस चेकलिस्ट। अगर डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस है तो ये चेकलिस्ट एकदम मैंडेटरी है। इसमें शामिल है GST रजिस्ट्रेशन लेना, एक्सपोर्ट्स के लिए LUT, प्रॉपर इनवॉइस रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और फॉरेन पेमेंट आने पर उसका प्रूफ यानी FIRC अपने पास रखना। साथ ही हर महीने GSTR 1 और 3B की फाइलिंग भी करनी होती है। सच कहूं तो आज के वक्त में इन स्टेप्स को स्किप करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। एक टेक्निकल डिटेल और याद रखनी होगी, इनवॉइस बनाते वक्त हर डिजिटल प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक SAC कोड असाइन करना होता है। जैसे SaaS प्रोडक्ट्स के लिए 998313 और डिजिटल डाउनलोड्स या OEDR सर्विसेज के लिए आमतौर पर 9984 सीरीज यूज होती है। पर एक छोटी सी एडवाइस यहाँ ये रहेगी कि इन कोड्स को अपने बिजनेस पर अप्लाई करने से पहले एक एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरीफाई जरूर करवा लेना चाहिए। तो अगर इस पूरे एक्सप्लेनर का एक क्विक निचोड़ निकालें तो बात यह है, इंडियन कस्टमर है तो सीधा 18% GST लगेगा। फॉरेन कस्टमर को सेल कर रहे हैं और LUT है तो 0% एक्सपोर्ट। बिना LUT के तो पहले 18% पे कीजिए और फिर रिफंड लीजिए। और अगर आप खुद फॉरेन SaaS परचेज कर रहे हैं तो RCM अप्लाई होगा। इन 4 क्लियर सिनेरियोज के साथ किसी भी डिजिटल बिजनेस का टैक्स कंप्लायंस स्मूथली हैंडल किया जा सकता है। अब जब इंटरनेट पूरी दुनिया के बॉर्डर्स को पूरी तरह खत्म कर रहा है तो टैक्सेशन के नियम भी रैपिडली ग्लोबल होते जा रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या आने वाले वक्त में लोकल टैक्स रजिस्ट्रेशंस दुनिया के हर छोटे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्रिएटर के लिए एक मैंडेटरी ग्लोबल स्टैंडर्ड बन जाएंगे? ये सच में एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग दिशा है जिस पर पूरी डिजिटल इकोनॉमी को नजर रखनी पड़ेगी। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।